तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। और यहाँ पर लगातार यूपी टेट 2026 को लेकर तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा। सिर्फ कंटेंट और जो यहाँ पर प्रश्न दिखाए जा रहे हैं उनको देखिएगा। जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपको 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे ही। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर आज का पहला प्रश्न शुरू करता हूँ। और ये पीडीएफ भी मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में निःशुल्क डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको ले लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर ये रहा। यूपी टेट 2026 के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो आपका एक विषय यहाँ पर पूछा जाता है। और लिख दीजिएगा इस बार कलम से क्रांति यूपी टेट। जिसका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ था उसका यूपी टेट अब क्वालिफाई होगा। तो पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। देखिए, अगर वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर बात की जाए तो कम करने का तरीका क्या होगा। क्या सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग, यानी सौर ऊर्जा, यानी हम बात करें तो सनलाइट की यहाँ पर बात की जा रही है। हो सकता है इससे आपका वायु प्रदूषण कम हो सकता है। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, ये बिल्कुल सही है। फॉसिल फ्यूल का हम कम उपयोग करते हैं तो हो सकता है। यानी सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग। तो यानी सीधे शब्दों में देखा जाए ये सभी हैं जो वायु प्रदूषण को कम यहाँ पर कर सकते हैं। और यूपी टेट के लिए मैंने वही प्रश्न रखे हैं जिनका यूपी टेट में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और मैं दावे के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपने तमाम क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देख लिए तो यूपी टेट में 60 से 70% आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। और जब आप पेपर दे के आए तब आप कहेंगे कि हाँ, मैंने उस चैनल से तैयारी की थी जिसके लगभग सब्सक्राइबर ना के बराबर थे, लेकिन कंटेंट पूरा यूपी टेट का वहाँ पर मिला। तो चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे की अगर बात करें तो भैया ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वो और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है विश्व, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकार्बनिक प्रदूषक होते क्या हैं। सीधे शब्दों में बोला जाए, वे ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंधन नहीं होते, यानी कार्बन हाइड्रोजन CH2, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, बंधन नहीं होते, उनको अकार्बनिक प्रदूषक बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अकार्बनिक प्रदूषक कौन है, यहाँ पर आपका लेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। DDT की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें तो भैया ये सभी क्या है, ये क्या है, कार्बनिक जो पेट्रोलियम कार्बनिक प्रदूषक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नहीं है सी के साथ चले जाएंगे। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के नाम से प्रसिद्ध है। आपको सब इतना याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के नाम से प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर सीधा उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, वो एक सींग वाले गैंडे के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। या ध्यान रखना, एक सिंह वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। ये प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा और ये यूपी टेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो देख लीजिएगा, कंटेंट वही मैं लाया हूँ जो यूपी टेट के हर एग्जाम में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। और जब परीक्षा दे के आएंगे तब कहेंगे स्टडी विद चैनल जो अभिषेक चैनल था, वहाँ से मुझे 60 से 70% प्रश्न वहीं से मिले। तो चैनल में क्या बात थी। तो चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5वां है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अम्ल वर्षा, यानी इसको बोल देते हैं एसिड रेन, मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है। मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है वो सभी जानते हैं भैया, वो होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, एसिड रेन, ठीक है ना, जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। प्रश्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी टेट में पूछा गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है आपके सामने, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस कक्षा में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप
का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, माता पिता को संतुष्ट करना, या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, या सीधे अनुभव यानी प्रदान करना। तो भैया सीधी सी बात है, सीधे अनुभव प्रदान करना ही व्हील जो आपका भ्रमण का मेन उद्देश्य है, अनुभव को प्रदान करना। ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय, एक मिनट रुकिए मैं प्रश्न को थोड़ा सा कर लूँ ताकि आपको दिख भी जाए। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि, एक मिनट में आपको और करता हूँ। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा जो अनुच्छेद है पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को के रूप में परिभाषित करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी 51A यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? भैया पहली तो मैं आपको बता दूं, ये चिपको आंदोलन था उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसके मेन कर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये इस किस वजह से हुआ था? पेड़ों के कटने को रोकने की वजह से ही हुआ था। पेड़ कटे ना, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ कटे ना, यानी पेड़ों का संरक्षण कर सकें, और ताकि ये चिपको आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था चिपक के, ठीक है ना, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ प्राणी कहाँ स्थित है? तो भैया वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये कितनी फैली हुई है ये भी आपको ध्यान में रखना है, आ सकता है 2300 किलोमीटर तक अधिक ये फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया में, ये है जो कोरल रिलीफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जैविक का कंपोनेंट नहीं है? देखिए प्रश्न में आपको नहीं लिखा होगा, तो जैविक कंपोनेंट नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया वो सीधी सी बात है, मिट्टी नहीं है और जैविक जो नहीं है, ठीक है ना। और बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें इस प्रश्न को लेकर, तो ये मिट्टी क्या होगी आपकी, अजैविक हो गई है। और जैविक में वही आते हैं जिन वस्तुओं में क्या होते हैं, जीवन होता है, जीवित वस्तुओं में ही जैविक आता है। तो ये आपका डिकम्पोजर और उत्पादक, उपभोक्ता, इनको देखा जाए तो ये सभी क्या है आपके जैविक घटक में आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी क्या है आपके जो अजैविक में आ जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा, एक मिनट रुकिए। हाँ, पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा गया पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जो की अवधारणा किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो अवधारणा की अगर बात करें तो भैया वो दी थी आपकी, डी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन डी नीचे होगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, चार्ल्स एल्टन। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स थे जो एल्टन, नाम ध्यान रखिएगा, एल्टन, ये क्या थे, इन्होंने ही पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी। और 90 कब दी थी ये भी ध्यान में रखना है, 1927 में दी थी, आपको ये भी पढ़कर जाना है, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और वायुमास का प्रभाव को, यानी ये आपको बात नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना, यूपी टेट में इतना ही पूछा जाता है। चार्ल्स कौन था और कौन से वर्ष में की थी ये आपको पढ़ना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाँ, ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? भैया ब्लैक फुट रोग की अगर हम बात करें तो ये होता है आर्सेनिक प्रदूषण के कारण। अब ब्लैक फुट डिसीज़ होती है, आप सभी जानते हैं, रोग है। और पीने के पानी में जब आप देखा होगा आर्सेनिक की जो मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती, सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो निचले अंगों में क्या होता है, जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर देता है, यानी सीधी सी बोला जाए पानी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये ब्लैक फुट नामक रोग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। बस इतना याद रखिएगा, ब्लैक फुट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया,
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, रीन्यूएबल सोर्स है। तो यहाँ पर अगर 13 की बात करें तो भैया डी के साथ चले जाएंगे, पवन ऊर्जा ये एक नवीकरणीय स्रोत है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं एक मिनट, ठीक है, ताकि आपको प्रश्न दिख जाए। हाँ चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है किस विटामिन को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो भैया विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि हमें शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर, जो हम सभी जानते हैं विटामिन डी क्या काम करती है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जिससे हमें आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, स्वस्थ रहती हैं, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो सूर्य की ऊर्जा में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मनुष्य क्या है। तो भैया अगर हम बात करें तो 15वां की हम अगर बात करें तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है केवल। तो ये यहाँ पर राइट आंसर, अगर ऑप्शन में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, किसमें, आपका खाद्य श्रृंखला फूड चेन में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या रहा, ध्वनि प्रदूषण से आपका प्रश्न आया है, एक मिनट की। हाँ पूछा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो भैया डेसिबल है, सभी जानते हैं डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, और ये इसका राइट आंसर सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न का 17वां, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, यानी भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचते हैं पृथ्वी का, वह कौन सा स्थान है, तो भैया अधिक केंद्र है, एपी सेंटर है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एपी सेंटर। तो देखिए अधिकरण पृथ्वी का अगर सीधे शब्दों में बोला जाए कि सतह वह सतह जहाँ बिंदु होता है, वहाँ पर सीधे ही भूकंप केंद्र क्या होते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है अधिक केंद्र पर, एपी सेंटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट रुकिए। हाँ भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भैया हम सभी जानते हैं कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है जैव विविधता, ये आपको ध्यान में माना जा, यानी आपको मानना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ओजोन परत के क्षरण के लिए, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए मुख्य रूप से कौन, यानी ओजोन लेयर कमजोर क्यों हो रही है, छिद्र क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आखिरकार क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 20वां है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को परिवार और मित्र विषय के माध्यम से क्या सिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा 20वां। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पर्यावरण का अध्ययन जब कराया जाता है तो बच्चों को परिवार और मित्र के विषय के माध्यम से क्या सिखाया जाता है, सामाजिक संबंध और अंतर संबंध, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, सोशल रिलेशन और इंटर डिपेंडेंस ये सिखाया जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। यूपी टेट में कई बार आया, सी टेट में भी कई बार आया है। तो बस आपको सामाजिक संबंध यहाँ पर दिख जाए और अंत संबंध दिख जाए तो आपको ये राइट आंसर लगा कर आना है। तो यूपी टेट के लिए यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे, और पूरा मैं उम्मीद करता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी क्लासेस कराए जाते हैं आप देख लेते हैं तो आपको यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही, और जब परीक्षा देकर आएंगे तो कहेंगे कि हाँ इस चैनल से 60 से 70% प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले।